हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं हिरेन गोयल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पहल क्लासेस बाय हिरेन गोयल सर में। दोस्तों, आज हम चालू करते हैं आपके कंप्यूटर का अगला टॉपिक, ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके पहले के लेक्चर में मैं आपको टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर पढ़ा चुका था, जिसमें मैंने आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर पूरी डिटेल में बताए हुए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आई कार्ड्स में दे देता हूँ लिंक। आप ऑपरेटिंग सिस्टम के पहले वो वाला वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि यहाँ पे कुछ कंसेप्ट उसके यूज होंगे। अब ऑपरेटिंग सिस्टम जो है दोस्तों, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक तरह का वेरी गुड सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर की मदद करता है उसकी सामान्य कार्य प्रणाली को करने के लिए, कंप्यूटर के हार्डवेयर को मैनेज करता है यूजर्स के लिए। ठीक है, तो एक तरह का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। वे सॉफ्टवेयर जो यूजर की मदद करते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, पर्टिकुलर काम करने में जो यूजर की मदद करते हैं वो सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जैसे एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ब्राउजर। ये किसके उदाहरण है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। वो लिंकर, लोडर, कंपाइलर, असेंबलर, इंटरप्रेटर और ऑपरेटिंग सिस्टम खुद, ये किसके उदाहरण है? सिस्टम सॉफ्टवेयर के, क्योंकि सिस्टम की मदद करते हैं उसकी नॉर्मल फंक्शनिंग को करने के लिए। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम तो क्या एक तरह का सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन क्या होगी? वेरी गुड, इंटरफेस देना है ना। ये तो आपने बहुत बार पढ़ा हुआ है। किन किन के बीच में इंटरफेस देता है? यूजर और कंप्यूटर के हार्डवेयर के मध्य में। तो मैं एक बार लिख देता हूं इसकी परिभाषा। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है दोस्तों? प्रोवाइड्स इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर फॉर प्रॉपर कम्युनिकेशन। अब यहां पे याद रखिए दोस्तों, प्रॉपर कम्युनिकेशन मतलब मैं नेटवर्किंग टर्म में बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात किस टर्म में कर रहा हूं कि यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा हार्डवेयर से जो भी काम कराना चाह रहा है, हार्डवेयर उसी प्रकार से रिस्पॉन्ड करे। जैसे मान लीजिए अभी मैं आपको बोलूं कि आप इस लेक्चर को पॉज कर दीजिए, तो आप अपनी स्क्रीन को क्लिक करके पॉज का बटन दबाएंगे तो ऐसा तो नहीं कि वीडियो नेक्स्ट पे आ जाएगा। तो एक्यूरेट फंक्शनिंग होगी, माल फंक्शनिंग होगी। माल फंक्शनिंग होगी, कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं होगा। तब अगर मैं मान लो आपको बोलूं कि वॉल्यूम थोड़ा कम कर दो, तो आप वॉल्यूम का बटन दबा के वॉल्यूम थोड़ा कम करेंगे। अब ऐसा तो नहीं कि फोन रिस्टार्ट हो जाएगा उस केस में, तो वो माल फंक्शनिंग हो जाएगी। यूजर जो कराना चाहता है हार्डवेयर उसी तरह से रिस्पॉन्ड करे। ठीक है, तो प्रॉपर कम्युनिकेशन कहलाएगा। प्रॉपर कम्युनिकेशन कौन प्रोवाइड करवाता है? यूजर और हार्डवेयर के मध्य में ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको इंटरफेस कौन देता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है दोस्तों, वो हमें दो तरह से इंटरफेस देता है। किस किस तरीके से? या तो CLI के थ्रू या GUI के थ्रू। CLI मतलब कमांड लाइन इंटरफेस, या इसमें आप यूजर भी ऐड कर सकते हैं। कमांड लाइन इंटरफेस या कमांड लाइन यूजर इंटरफेस, इसका फुल फॉर्म वो भी होता है कमांड लाइन यूजर इंटरफेस, पर हम शॉर्ट में क्या बोलते थे? कमांड लाइन इंटरफेस। और GUI मतलब क्या? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अच्छा दोस्तों, CLI के और फुल फॉर्म है क्या? हाँ बिल्कुल है। एक तो कमांड लाइन इंटरप्रेटर, एक तो कमांड लाइन इंटरफेस के अलावा कमांड लाइन यूजर इंटरफेस या कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, और उसके अलावा कमांड लैंग्वेज इंटरप्रेटर। याद रखिएगा, इसे कमांड लैंग्वेज इंटरप्रेटर भी कहा जाता है। ये कहां यूज होता था? डॉस में। डॉस जैसे डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हम जानते हैं कि माउस और टच स्क्रीन के पहले हम जब कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते थे डॉस, वहां पे हमें किसका प्रयोग करना पड़ता था? कीबोर्ड का, क्योंकि उस समय में आपके माउस का और कीबोर्ड और टच स्क्रीन का तो आविष्कार हुआ नहीं था। ठीक है, वो टच तो सेंस कर नहीं पाते थे, तो हमें ऐसे कंप्यूटर का प्रयोग करना पड़ता था जिन्हें हम कीबोर्ड के थ्रू कमांड्स देते थे और वो ऑपरेट होते थे। तो कमांड लाइन इंटरफेस कौन देता था हमें? ऑपरेटिंग सिस्टम, डॉस। ठीक है, डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम हमें कमांड लाइन इंटरफेस देता था, CLI। आजकल के जो आप एंड्रॉइड वाले फोन लाइनक्स, उबंटू, CLI पे भी आते थे, पर उनके कुछ वर्जन आजकल GUI पे प्रोवाइड करते हैं। लाइनक्स, यूनिक्स के, मैक OS हो गया, आपका विंडोज हो गया, एंड्रॉइड वाला फोन हो गया, तो ये आपको क्या प्रोवाइड करते हैं? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब आपको कमांड टाइप करना ज्यादा आसान है कि किसी चीज का आइकॉन देख के उस पर क्लिक करना और उसे ओपन करना, किसी चीज का आइकॉन क्लिक करके उसे ओपन करना और उसे रन करना, ये ज्यादा आसान है। तो GUI का मतलब क्या? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसमें क्या होता है कि हर चीज के अलग अलग फोल्डर आइकॉन हमें दिखते हैं, तो हम उस पर क्लिक करते हैं माउस के थ्रू या टच स्क्रीन की सहायता से, फिंगर क्लिक करके, फिंगर के थ्रू प्रेस करके। वो कौन सा होता है? आपके ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब मान लीजिए जैसे कोई व्यक्ति है, उसको कंप्यूटर ज्यादा अच्छे चलाते नहीं आता हो, तो आपको कौन सा इंटरफेस ज्यादा अच्छा है? GUI या CLI? GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्यों? क्योंकि आइकॉन याद करना और आइकॉन समझाना ज्यादा आसान है बनिस्पत उसे कमांड याद कराने से। अच्छा, ठीक है दोस्तों। अब ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है दोस्तों, इसको मैं आपको एक डायग्राम से ही बताने की कोशिश करता हूं।
जैसे सबसे पहले यूजर जो है वो कांटेक्ट में आता है किसके, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से अब सबसे पहले यूजर इंटरेक्ट करता है किससे दोस्तों, एप्लीकेशन से, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किससे इंटरेक्ट करती है, ऑपरेटिंग सिस्टम से। अब ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है दोस्तों वो सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एक तरह का एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है रन होने के लिए, ताकि वो हार्डवेयर पे अपने रिक्वायर्ड काम कर सके। अब ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग हार्डवेयर को मैनेज करता है। अभी जैसे मैंने आपको कहा था कि यूजर और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस की तरह कौन काम करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। यूजर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू डेटा इंटर करा देगा, वो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग प्रोसेसेस को सीपीयू लोड करेगा। कोई भी प्रोसेस अगर एग्जीक्यूट हो रही तो उसे मेन मेमोरी रैम में आना पड़ेगा, तभी वो सीपीयू के पास जाएगी। एक्टिवली जैसे आप कोई भी सॉफ्टवेयर चला रहे हो, एसबीआई में आया सवाल है कि एक्टिवली आप कोई सॉफ्टवेयर चला रहे हो तो किस में होगा, रैम में होगा, मेन मेमोरी में। जैसे अभी आप यूट्यूब देख रहे हैं, यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, तो यूट्यूब का जो सॉफ्टवेयर वो किस में लोड होगा एट प्रेजेंट, मेन मेमोरी रैम में, ठीक है। और आपका जो यूट्यूब का सॉफ्टवेयर वो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का भी यूज कर रहा होगा। जैसे अभी स्पीकर से आपको आवाज आ रही है, आप डिस्प्ले में ये वीडियो देख रहे हो, पॉज कर सकते हो स्क्रीन पे इसको। तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को मैनेज भी कौन कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो हमारे कंप्यूटर में जितने भी हार्डवेयर है उन सबको यूजर के लिए मैनेज कौन करता है, ओएस। फिर डेटा यूजर तक पहुंच जाता है अलग अलग आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका एक फ्लो चार्ट है कि कैसे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करता है। अब यहाँ पे इंटरफेस दो तरीके से देता था, CLI और GUI के थ्रू, ठीक है। और कभी UI आया तो UI का मतलब क्या, यूजर इंटरफेस। गवर्नमेंट सेक्टर के एग्जाम में आपको पूछा हुआ है GUI का फुल फॉर्म और CLI का, तो उसे तो जरूर याद कर लीजिएगा दोस्तों। कमांड लाइन इंटरफेस है, कमांड लाइन यूजर इंटरफेस, जिसे हम कैरेक्टर यूजर इंटरफेस भी बोलते हैं। और उसके अलावा CLI का एक और फुल फॉर्म क्या था, कमांड लैंग्वेज इंटरप्रेटर, ठीक है दोस्तों डायग्राम से आपको समझ में आ गया होगा कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग क्यों करते हैं। अच्छा दोस्तों, यूजर को कोई फर्क नहीं पड़ता कि बैकग्राउंड में किसी हार्डवेयर को ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे हैंडल कर रहा है। यूजर को मतलब किससे, कि उसका काम हो जाए, है ना। बैकग्राउंड में कैसे हो रहा है उससे मतलब नहीं। जैसे अभी मान लीजिए आपको गर्मी लग रही तो आपने फैन का बटन दबाया, तो बटन ने, स्विच ने आपको क्या प्रोवाइड करा, इंटरफेस। अब वो जो स्विच था उसके बैकग्राउंड के मैकेनिज्म से आपको मतलब नहीं कि सर्किट नॉर्मली ओपन हुआ कि क्लोज हुआ, आपको तो फैन ऑन करने से मतलब था। तो वो स्विच एक तरह का इंटरफेस है ना, बिल्कुल वैसा ही होता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ये अलग अलग हार्डवेयर, सीपीयू, रैम, मेन मेमोरी, जो रैम को ही बोलते हैं आप, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, इन सबको मैनेज करता है, ठीक है, आपके लिए, ताकि आपके रिक्वायरमेंट टास्क प्रॉपर्ली हो सके। अब हम समझते हैं दोस्तों एक ऑपरेटिंग सिस्टम के मेन ऑब्जेक्टिव के मुख्य उद्देश्य क्या होते हैं किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के। कोई ऑपरेटिंग सिस्टम कब अच्छा माना जाएगा, जब हमें वो क्या प्रोवाइड करे, कन्वीनियंस। एक मेन ऑब्जेक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या है दोस्तों, कन्वीनियंस। ऑपरेटिंग सिस्टम शुड प्रोवाइड कन्वीनियंस टू इट्स यूजर। अगर कन्वीनियंस प्रोवाइड नहीं करेगा तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छा होगा क्या दोस्तों, बिल्कुल नहीं। हम ऑपरेटिंग सिस्टम, हम डॉस से ज्यादा विंडोज को यूज करते हैं, क्योंकि विंडोज हमें ज्यादा कन्वीनियंस प्रोवाइड करता है ओवर डॉस। क्योंकि विंडोज आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस देता है और डॉस आपका क्या था, CLI था, कमांड लाइन यूजर इंटरफेस था, ठीक है दोस्तों। तो कन्वीनियंस हमें जितनी ज्यादा होगी वो वाला ऑपरेटिंग सिस्टम उतना ही अच्छा लगेगा यूजर्स को यूज करने में, क्योंकि वो आसान होगा, सहूलियत होगी उसको। जैसे आप एंड्रॉइड वाले फोन यूज करते हो आजकल ज्यादा कि वो फीचर फोन, एंड्रॉइड वाले फोन नहीं तो फीचर फोन में मान लीजिए आपने 500 गाने रखे, अब आपको 407 नंबर गाना सुनना है, तो क्लिक कर करके आओ, या आपके पास मैसेज है 500 मैसेज आ गए, अब आपको 40वें नंबर के मैसेज में आना है तो क्लिक कर करके तुबरुक करके वहां तक आओ। तो एंड्रॉइड वाले फोन में आप सीधे यूं घुमाते हैं तो स्क्रॉल होते हुए नीचे आ जाता है, या सर्च कर लेते हैं, तो वो ज्यादा अच्छा रहता है ना, ज्यादा यूजर फ्रेंडली होता है, फास्ट होता है आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एंड्रॉइड का। तो कन्वीनियंस जितना ज्यादा प्रोवाइड करेगा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, यूजर को उतना ही अच्छा रहेगा, ठीक है। तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा डिजाइन होना चाहिए जो यूजर को क्या करे, कन्वीनियंस प्रोवाइड करे। दूसरी चीज क्या दोस्तों, एफिशिएंसी। हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होना चाहिए, हमें एफिशिएंसी प्रोवाइड करने वाला होना चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए। एफिशिएंट मतलब क्या, हार्डवेयर को प्रॉपर्ली मैनेज करे और हार्डवेयर को एफिशिएंट मैनर में यूज करे कि प्रोसेसर जो होता है सीपीयू कम समय के लिए आइडल मोड में रहे, फ्री कम से कम रहे, उसका यूटिलाइजेशन ज्यादा से ज्यादा हो, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के ऑपरेशंस फास्ट हो सके, ठीक है दोस्तों। हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो हमें ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंसी प्रोवाइड करे। हम इसे थ्रूपुट भी बोल सकते हैं। अब थ्रूपुट मतलब क्या है दोस्तों, थोड़ी टेक्निकल टर्म में मैं समझाने की कोशिश करता हूं आपको। थ्रूपुट मतलब क्या, पर यूनिट ऑफ टाइम में आपका सीपीयू
जितनी प्रोसेस एग्जीक्यूट कर सकता है वो क्या कहलाता है? थ्रूपुट। नंबर ऑफ प्रोसेस एग्जीक्यूटेड और फिनिश्ड पर यूनिट टाइम बाय सीपीयू इज कॉल्ड एज थ्रूपुट। आप मान लीजिए कोई सा भी यूनिट ऑफ टाइम ले लीजिए, 1 मिली सेकेंड, 1 माइक्रो सेकेंड, 1 घंटा, 1 मिनट, कुछ भी। अब उस यूनिट टाइम में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का जो, अब उस यूनिट टाइम में आपका सीपीयू जो है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, प्रोसेसर, वो जितनी प्रोसेस फिनिश कर सकता है वो क्या कहलाता है? थ्रूपुट। तो हम क्या चाहते हैं? पर यूनिट ऑफ टाइम में हमारा कंप्यूटर ज्यादा से ज्यादा टास्क करे या कम से कम? ज्यादा से ज्यादा। तो जितनी नंबर ऑफ टास्क पर यूनिट टाइम में कंप्यूटर कंप्लीट करता है वो क्या कहलाता है? थ्रूपुट। और जितनी ज्यादा एफिशिएंसी होगी थ्रूपुट उतना अच्छा होगा, या थ्रूपुट जितना अच्छा होगा सीपीयू का यूटिलाइजेशन उतना अच्छा होगा, तो एफिशिएंसी कंप्यूटर की अपने आप बढ़ जाएगी दोस्तों। ये लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हमें बहुत अच्छा थ्रूपुट देते थे दोस्तों। जैसे आपका एंड्रॉइड है वो लाइनक्स कर्नल पे डेवलप है, ठीक है दोस्तों। तो याद रखिएगा, पर सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? कन्वीनियंस प्रोवाइड करना चाहिए हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को। दूसरी चीज इफिशिएंसी। तीसरा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है दोस्तों? एबिलिटी टू इवॉल्व। एबिलिटी टू इवॉल्व का मतलब क्या है दोस्तों? कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में हम नए फंक्शन सेट कर सके। हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इस तरह से होना चाहिए कि उसमें हम प्रॉपर टेस्टिंग और डेवलपमेंट के काम कर सके और नए फंक्शंस को ऐड कर सके बिना उसकी बेसिक सर्विसेज को बदले हुए। ऑपरेटिंग सिस्टम की बेसिक सर्विसेज को हमें नहीं बदलना है, उसे हमें प्रॉपर इंटरफेस देना चाहिए, पर उसमें हम कुछ नए फीचर्स भी ऐड कर सकें। जैसे आपके एंड्रॉइड वाला फोन जो होता है दोस्तों, उसमें आपको अपडेट्स आते हैं कंपनी के थ्रू। तो अपडेट्स आते हैं 150 MB, 200 MB के, 300 MB के। तो कई बार वो सिस्टम के ऑप्टिमाइजेशंस को करके बैटरी परफॉर्मेंस सुधारते हैं, या कैमरे के कुछ नए फीचर्स अनलॉक करते हैं, या कुछ नए स्टेबिलिटी मोड्स दे देते हैं कैमरे में, ठीक है। ऑप्टिकल स्टेबलाइजेशन अगर ना हो तो सॉफ्टवेयर की तो स्टेबलाइजेशन देते हैं, बोके इफेक्ट को इनेबल कर देते हैं। तो नए नए फीचर्स हमारे एंड्रॉइड वाले फोन में अपडेट्स के थ्रू आते हैं दोस्तों। वही होता है एबिलिटी टू इवॉल्व, कि हम नए नए फंक्शंस को ऐड कर सके बिना ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज को बदले बिना, ठीक है, और प्रॉपर टेस्टिंग और डेवलपमेंट का काम भी कर सके। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको यहां तक का क्लियर हो गया होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या और हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। अब हम देखते हैं एग्जांपल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब दोस्तों हम देखते हैं कंप्यूटर में यूज होने वाले कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम को। आपको ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है उसे, अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर की एग्जाम की तैयारी करते हैं, पर मैं यहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बताने की कोशिश भी करूंगा, और जो एग्जाम में इंपोर्टेंट है वो तो बताना ही चाहूंगा। कौन कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में यूज करते हैं दोस्तों आप? वेरी गुड, विंडोज, बस विंडोज के अलावा डोज, मैक ओएस, लाइनक्स, यूनिक्स, ठीक है दोस्तों, ये सब हमारे कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम है। चलिए अब सबसे पहले आप हेडिंग डालिए डोज। तो आइए दोस्तों हमारा सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम समझते हैं जो हमारे एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कौन सा? डॉस। डॉस का फुल फॉर्म बताइए दोस्तों? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा, डॉस जो होता था वो CUI होता था कि GUI? CUI होता था, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, या कमांड लाइन यूजर इंटरफेस होता था। तो डॉस में क्या होता है? हम कीबोर्ड के थ्रू अलग अलग कमांड्स देते हैं, जैसे कि आपका होता है mkdir मेक डायरेक्टरी, MDB यूज होती थी इसके लिए, CLS क्लियर स्क्रीन, फिर CD चेंज डायरेक्टरी, PWD प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। इस तरह की अलग अलग कमांड्स का यूज करते थे। डॉस में क्या होता है, जो आप विंडो में फोल्डर बोलते हो ना, वो यहाँ पे किस नाम से जाने जाते हैं? डायरेक्टरी के नाम से। तो डॉस में हम क्या करते हैं? कीबोर्ड के थ्रू इनपुट देते थे अलग अलग कमांड का, तो कैरेक्टर यूजर इंटरफेस होता था डॉस जो होता था। डॉस के वर्जन कौन कौन से दोस्तों? हमें 2 वर्जन इंपॉर्टेंट है, एक MS डॉस और एक PC डॉस। ऐसा नहीं कि यही 2 वर्जन आते, इसके अलावा और वर्जन थे डॉस के, पर हमारे सिलेबस के हिसाब से, गवर्नमेंट सेक्टर के हिसाब से इन 2 के फुल फॉर्म पूछ सकते हैं। MS डॉस में MS का क्या मतलब है, कभी ऐसा पूछते तो माइक्रोसॉफ्ट के महेंद्र सिंह, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है दोस्तों। ये बिल गेट्स ने बनाया था। ये अलग अलग IBM और इंटेल पर PC पे काम कर सकते थे, अलग अलग कंप्यूटर्स पे। और PC डॉस भी बिल गेट्स ने बनाया था, पर वो IBM कंपनी के लिए बनाया था। PC का मतलब क्या? पर्सनल कंप्यूटर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो PC डॉस का फुल फॉर्म याद रखिएगा दोस्तों, क्या है? पर्सनल कंप्यूटर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, PC डॉस, ठीक है दोस्तों। इसका प्रयोग किसने किया था? IBM ने। इसे बनाया था बिल गेट्स ने। ये सेम आइडेंटिकल था MS डॉस जैसे, पर कुछ इश्यूज थे जिसके कारण IBM ने बिल गेट्स से खुद के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनवाया। वो कौन सा था वर्जन? PC डॉस। इसे PC डॉस को IBM ने मोस्टली यूज किया। इसके अलावा और आते थे एप्पल डॉस,
था जो उसे एप्पल इनकॉर्पोरेशन ने डेवलप किया था, और एक होता है अटारी डोस। अटारी डोस को डेवलप किया था अटारी कॉर्पोरेशन ने, खुद के अटारी कंप्यूटर्स पर रन होने के लिए, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसके वर्जन्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एमएस डॉस और पीसी डॉस, ठीक है। ये कमांड पे ऑपरेट होने वाला होता था, पर इसके बाद विंडोज ने खुद के ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किए थे एमएस डॉस के ऊपर। वो कौन से थे, विंडोज। तो हेडिंग डालिएगा विंडोज। दोस्तों आपके सामने आपके विंडोज के कुछ एग्जांपल है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव बहुत बनते हैं आपके। विंडोज सबसे पहली बार 1.0 लॉन्च किया था विंडोज का वर्जन विंडोज ने 1985 में। फिर विंडोज 2.0, विंडोज 3.0, 95, 98, विंडोज एमी। अच्छा, विंडोज एमी में एमी का क्या मतलब है, तो मिलेनियम। मिलेनियम एडिशन को क्या कहा गया, विंडोज एमी। विंडोज एनटी में एनटी का मतलब क्या है, विंडोज ने इसे कुछ नहीं कहा, पर बहुत से लोग इसे न्यू टेक्नोलॉजी के नाम से रिफर करते हैं। ये सर्वर और नेटवर्क में यूज होता है, तो बहुत से लोग एनटी का मतलब नेटवर्किंग मान लेते हैं, पर इसको नेटवर्किंग मत करिएगा। एनटी का मतलब क्या, न्यू टेक्नोलॉजी, अगर आपको करना पड़े तो, पर ऑफिशियली कुछ उसका नाम नहीं है, ठीक है। बोलने के लोग उसे क्या बोलते हैं, न्यू टेक्नोलॉजी। विंडोज 2000, विंडोज एक्सपी। अच्छा, विंडोज एक्सपी में एक्सपी का मतलब क्या, ऑफिशियली एक्सपीरियंस, ठीक है, याद रखिएगा। एक्सपी का मतलब क्या, एक्सपीरियंस। विंडोज विस्टा, एग्जाम में ये सवाल आया हुआ है कि विस्टा किसका वर्जन है, विंडोज का, एंड्रॉइड का, लाइनस का या यूनिक्स का। तो आपका आंसर का विस्टा किसका वर्जन है, विंडोज का। विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 8.1 आया था 2012-13 में। फिर विंडोज 10 आया था, फिर अभी रिसेंटली, और फिर 2017 में लॉन्च हुआ था विंडोज 10S। विंडोज 10S 2017 में लॉन्च हुआ था दोस्तों। अच्छा, यहाँ पे याद रखिए विंडोज 9 नाम का कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है विंडोज का, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों विंडोज के। अब यहाँ पे सवाल क्या बनेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज का एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, विंडोज विस्टा, विंडोज एक्सपी, एमएस ऑफिस एक्सपी, विंडोज 7। तो आपका आंसर होगा एमएस ऑफिस एक्सपी। एमएस ऑफिस एक्सपी क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सूट है, क्योंकि बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है। ऐसे सवाल आते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज का वर्जन नहीं है, विंडोज विस्टा, विंडोज 7, विंडोज 10 और किटकैट। तो किटकैट हमारा विंडोज का वर्जन नहीं, वो एंड्रॉइड का वर्जन है। तो इस तरह से एग्जाम्पल से सवाल बनते हैं दोस्तों। तो अब हम अगला पढ़ते हैं, मैक ओएस। चलिए दोस्तों, अब आपके सामने आपके मैक ओएस के वर्जन है। मैक ओएस का कभी फुल फॉर्म पूछे तो मैकिंटॉश ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। एप्पल के जो मैकबुक और डेस्कटॉप आते थे उसमें एप्पल क्या यूज करता था, मैक ओएस को, मैकिंटॉश ऑपरेटिंग सिस्टम को। इसके वर्जन में आप देखेंगे तो मैक ओएस एक्स लिखा आ रहा है, मैक ओएस एक्स लिखा आ रहा है, ओएस एक्स लिखा है, फिर मैक ओएस लिखा आ रहा है। अच्छा, 2001 में सबसे पहली बार एप्पल ने जब लॉन्च किया था ना, तो उन्होंने मैक ओएस एक्स चीता वर्जन लॉन्च किया था, ठीक है। फिर 2012 तक के जो वर्जन थे उसमें उन्होंने क्या यूज करते गए, ओएस एक्स, मैक ओएस एक्स, मैक ओएस एक्स, मैक ओएस एक्स, ऐसे। 2001 से लेके 2012 तक उन्होंने क्या यूज किया, मैक ओएस एक्स। फिर उन्होंने अपने नोमेनक्लेचर की टेक्नोलॉजी को थोड़ा बदला और उन्होंने क्या किया, ओएस एक्स देने लग गए 2013 से 2015 तक में। ओएस एक्स, ओएस एक्स, ओएस एक्स, ओएस एक्स, ठीक है दोस्तों, ओएस एक्स देने लग गए। उसके बाद 2016 से अभी 2019 में जब उन्होंने कैटालिना रिसेंट वर्जन लॉन्च किया, तो उन्होंने मैक ओएस, मैक ओएस, मैक ओएस, मैक ओएस देना चालू कर दिया, ठीक है दोस्तों। तो याद रखिएगा 2001 से लेके 2012 तक क्या, मैक ओएस एक्स यूज किया उन्होंने। फिर 2013 से 2015 तक क्या यूज किया, ओएस एक्स। फिर अभी 2016 से अभी 2019 तक अभी वो उन्होंने क्या रिसेंटली यूज किया, मैक ओएस, मैक ओएस, मैक ओएस। अब वो आगे यूज करते नहीं करते देखते हैं। पर यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो ये कुछ बिग कैट फैमिलीज के नाम से है, चीता, प्यूमा, जेगुआर, पैंथर, टाइगर। याद रखिएगा ये वर्जन में आपको जेगुआर, प्यूमा, टाइगर, पैंथर ये किसके वर्जन है ऐसा पूछेगा, ठीक है, एग्जाम में। तो चीता, प्यूमा, जेगुआर, पैंथर, टाइगर, लियोपर्ड, स्नो लेपर्ड, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, लायन, माउंटेन लायन, मेवरिक्स, योसेमाइट, ईआई कैप्टन, शेरा, हाई शेरा, मोजावे, कैटालिना, ये किसके वर्जन है, मैक ओएस के। अच्छा, नाम देने की पद्धति में आपको समझ में आ रहा होगा कि कुछ बिग कैट फैमिलीज जो होती हैं, शेर, चीते, जानवर जो होते हैं, तो उनके नाम पे देने की कोशिश करी, जैसे पैंथर, प्यूमा, लायन, ठीक है दोस्तों। पर आजकल वो क्या, कैलिफोर्निया की कुछ लैंडमार्क जो होते हैं, प्रसिद्ध जगह है, तो कैलिफोर्निया की प्रसिद्ध जगह जैसे कैटालिना उस नाम से भी देने लग गए। तो याद रखिएगा दोस्तों, कभी आपसे पूछे कि निम्नलिखित में से कौन सा मैक ओएस का वर्जन नहीं, जेगुआर, पैंथर, पूमा, टाइगर, विस्टा, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, विस्टा, क्योंकि विस्टा तो किसका वर्जन है, अभी हमने पढ़ा था, विंडोज का। तो ऐसे सवाल बनते हैं दोस्तों, तो ध्यान से करिएगा। क्या मेरा एक सवाल है दोस्तों, क्या ये यूज होते हैं मैक ओएस और विंडोज और डॉस, इनके अलावा और कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता दोस्तों कंप्यूटर का?
होता है बिल्कुल। कौन सा? बिल्कुल सही है आप। कौन सा? लाइनक्स और यूनिक्स। तो चलिए दोस्तों, हम लाइनक्स और यूनिक्स और उसके वर्जन के बारे में भी कुछ समझ लेते हैं। चलिए दोस्तों, आपके सामने है यूनिक्स और लाइनक्स। क्या लाइनक्स और यूनिक्स एक ही कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम है? एक ही है? नहीं। बहुत से लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि लाइनक्स और यूनिक्स एक ही कंपनी के हैं, बस इनके अलग अलग वर्जन है। नहीं, लाइनक्स अपने आप में एक अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स अपने आप में एक अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है। इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग है। समय के साथ हमें क्या जरूरत पड़ी कि सर्वर और हेवी मशीन, मेनफ्रेम कंप्यूटर्स, इनमें जब नेटवर्किंग करना थी तो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत थी जो अलग अलग टर्मिनल पे कंट्रोलिंग कर सके अलग अलग हार्डवेयर डिवाइसेस की। तो हमें जरूरत पड़ी किसकी? यूनिक्स की। सर्वर और नेटवर्किंग में इस कंप्यूटर का बहुत प्रयोग होता है। इसको बनाना कॉम्प्लेक्स होता है, जटिल होता है। ठीक है। यूनिक्स प्रोप्राइटरी बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे 1970 में एटी&टी बेल लेबोरेटरी में डेनिस रिचे एंड केन थॉमसन में बनाया था। मैंने लिख दिया दोस्तों 1970 में एटी&टी बेल लेबोरेटरी, बिल्कुल सही, जहां सी प्रोग्रामिंग बनी थी। वहां पे डेनिस रिचे एंड केन थॉमसन ने बनाया था इसको। ये प्रोप्राइटरी बेस्ड है, मतलब इसका मालिकाना हक होता है इनके पास। अगर आप इसकी कोडिंग देख तो सकते हो, पर अगर आप उसका कमर्शियल यूज करना चाहते हो तो आपको सबसे पहले इनसे परमिशन लेना पड़ेगी, अन्यथा फिर कॉपीराइट लग जाएगा। ठीक है। इसकी कोडिंग आप देख सकते हो पर फ्रीली यूज नहीं कर सकते, ओपन सोर्स नहीं है। जबकि आपका लिनक्स जो है दोस्तों, ये एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम, जबकि आपका लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों, वो एक तरह का क्या है? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। मतलब क्या कि इसकी कोडिंग फ्रीली अवेलेबल है, आप उसे पढ़ सकते हो, अपने हिसाब से अल्टर कर सकते हो, कोई कॉपीराइट इशू भी नहीं आएगा। आप उसे अपने हिसाब से मोड करके खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम भी आप उसे अपने हिसाब से मोड करके कमर्शियलाइज यूज कर सकते हो, और उसके लिए कुछ पेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है दोस्तों। इसे लिनस टॉर्वर्ड्स ने बनाया था जेएनयू फाउंडेशन के साथ 1991 में। अब लिनस टॉर्वर्ड्स ने पूरा का पूरा लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बनाया था, उन्होंने लाइनक्स कर्नल बनाया था। फिर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर्स ने उस पर अपनी अपनी लेयरिंग चढ़ाई और अलग अलग वर्जन्स दिए, जिसे डिस्ट्रीब्यूशंस भी कहा जाता है। ठीक है। लिनक्स, मिंट, फेडोरा, उबंटू। उबंटू सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपसे पूछा था उबंटू किसका वर्जन है पीएससी और बहुत से बैंकिंग के एग्जाम में। ओपन सोर्स है मेनरेवा, काली लाइनक्स, डेबियन, आर्क लाइनक्स, पपी लाइनक्स, ये सब। उबंटू बहुत इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा दोस्तों। गूगल अपनी कंपनी के अंदर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करती है अपने एम्प्लॉइज के साथ? उबंटू। गूगल के 10,000 से ज्यादा एम्प्लॉय क्या यूज करते हैं? उबंटू। उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम जो है दोस्तों, ये लाइनक्स का एक ऐसा वर्जन है जो गूगल कंपनी अपने एम्प्लॉइज के लिए यूज करती है। गूगल के 10,000 से ज्यादा एम्प्लॉय कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं अपने एनवायरमेंट में, कंपनी के अंदर? उबंटू। ठीक है दोस्तों। और आपके एंड्रॉइड वाले फोन भी किस पे डेवलप है? लाइनक्स पे। और आपका मैक ओएस किस पे डेवलप है दोस्तों? यूनिक्स पे। तो आशा करता हूं आपको लाइनक्स और यूनिक्स दोनों समझ में आएगा। इसमें से प्रोप्राइटरी बेस्ड कौन सा है जिसके लिए आपको पैसे देना पड़ेंगे अगर आप कमर्शियल यूज करते हैं तो? ठीक है, यूनिक्स। इसके कुछ एक दो वर्जन ऐसे आए थे जो फ्रीली अवेलेबल भी, जैसे फ्री बीएचडी है, ये फ्रीली अवेलेबल है। दोस्तों मेरा सवाल, क्या यूनिक्स और लाइनक्स दोनों सिर्फ कैरेक्टर यूजर इंटरफेस ही देते हैं क्या? नहीं, ये CLI देते थे, CUI देते थे, पर इनिशियली। अब जो नए वर्जन है ना, वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी मुहैया कराते हैं। जैसे आपके लाइनक्स के जो ओएस हैं, उबंटू हो गया, एडू हो गया, जैसे आपके लाइनक्स के कुछ नए वर्जन है जैसे उबंटू, ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी प्रोवाइड करते हैं दोस्तों। और यूनिक्स में भी ऐसा नहीं कि सिर्फ हमें CUI ही मिलता है, जो दोनों के नए वर्जन है वो हमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ CUI प्रोवाइड करते हैं, इनके जो नए वर्जन है ये लाइनक्स और यूनिक्स, ये हमें क्या प्रोवाइड कर सकते हैं? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी प्रोवाइड कर सकते हैं, कमांड लाइन यूजर इंटरफेस के साथ साथ। ठीक है दोस्तों, यहां तक का क्लियर हो गया दोस्तों आपको? अब इन दोनों में से ये कॉम्प्लेक्स मशीन के लिए यूज होता है, जैसे अधिकतर सर्वर और मेनफ्रेम कंप्यूटर्स के लिए दोस्तों, और ये आपका पोर्टेबल मशीन्स के लिए भी यूज होता है, होम पीसी डेस्कटॉप के लिए भी हो सकता है, मेनफ्रेम कंप्यूटर्स के लिए भी हो सकता है दोस्तों। ठीक है। अब ये लाइनक्स और यूनिक्स में इससे ज्यादा हमें पढ़ने की जरूरत नहीं दोस्तों। अब हम पढ़ते हैं मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स को दोस्तों। अब आपके सामने मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग टैबलेट, स्मार्टफोन, इन डिवाइसेस के लिए किया गया, पर आजकल वेरिएबल डिवाइसेस, स्मार्ट टीवी, इनमें भी बहुत से ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हो रहे हैं मोबाइल ओएस की तरह। ठीक है। तो कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे जो है वो वेरिएबल डिवाइस और स्मार्ट टीवी में भी यूज होते हैं, जैसे कि आपका एंड्रॉइड, इसके एंड्रॉइड पे आधारित टीवी भी आते हैं, लाइनक्स ओएस जो था लाइनक्स पे बेस्ड टीवी भी आते हैं। ठीक है दोस्तों। तो याद रखिएगा कि आपको इनके वर्जन याद रखना है और इनसे क्या ऑब्जेक्टिव आ सकते हो। जैसे एंड्रॉइड गूगल कॉर्पोरेशन का है, इसके मैं अभी आपको पूरी डिटेल और डेवलपमेंट बताऊंगा दोस्तों, क्योंकि आपको इसके वर्जन से सवाल बहुत ज्यादा आते हैं। बारडा और टाइजन, इनका प्रयोग किसने किया था? सैमसंग ने बारडा
और टाइजन ऑपरेटिंग सिस्टम में बाडा और टाइजन ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किसने किया था? सैमसंग ने। टाइजन लाइनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसका सैमसंग ने बहुत यूज किया अपने मोबाइल फोन पे। ब्लैकबेरी ओएस, आईफोन ओएस, आईओएस। अच्छा याद रखिएगा आईओएस का कोई फुल फॉर्म नहीं, ठीक है। आईफोन ओएस पहले होते थे, आईफोन 1 आया था, आईफोन ओएस 1 आया था, आईफोन ओएस 2 आया था, आईफोन ओएस 3 आया था, फिर आईफोन ओएस 4 नहीं आया था। उन्होंने आईओएस 4, आईओएस 5, आईओएस 6 ऐसे करके आईओएस 13 अभी रिसेंटली लॉन्च किया, ठीक है। तो स्टार्टिंग के जो 3 वर्जन थे ना उसमें क्या बोलते थे? आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम 1, आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम 2, आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम 3। पर आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम 4 नहीं था कभी। वो क्या था? आईओएस 4, आईओएस 5 और ऐसा करके आईओएस 13 जो अभी रिसेंटली लॉन्च किया उन्होंने, ठीक है। ये आपके आईफोन, आईपैड और आईपॉड डिवाइसेस को रन करने के लिए होता था। मीगो, मीगो आपके नोकिया और इंटेल के कोलेब्रेशन में बनाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम था जो बहुत सारे एम्बेडेड डिवाइसेस, इन कार डिवाइस होती है जैसे कि आपकी कार के अंदर की डिस्प्ले और मॉनिटर, उनको एक्सेस करने के लिए था ये। पाम ओएस 2001-2 के आसपास बहुत यूज होता था। इसका जो 5वां वर्जन था उसके बाद उसे गार्नेट ओएस कहने लग गए थे, ठीक है दोस्तों। गार्नेट ओएस, पाम ओएस एक ही, इसका नया वर्जन था गार्नेट ओएस। सेमियन ओएस, सेमियन ओएस नोकिया का था, प्रोप्राइटरी था नोकिया का। अगर आपको इसे यूज करना हो तो फिर नोकिया की प्रोप्राइटरी थी तो आपको पेमेंट देना पड़ता उसे। वेब ओएस, वेब ओएस को पाम ओएस और पाम कंपनी और एचपी ने मिलकर डेवलप किया था, पर बाद में इसको पूरा एक्वायर कर लिया था किसने? एचपी ने। और एचपी के जो 2009-10 की डिवाइसेस आती थी, फोन और टेबलेट वगैरह, उसमें वेब ओएस का बहुत यूज किया था। याद रखिएगा ये स्मॉल है, WEB, ठीक है। वेब ओएस, ओएस कैपिटल है, वेब स्मॉल है। विंडोज मोबाइल, विंडोज फोन जो आते थे नोकिया, लुमिया, नोकिया के, उसमें क्या आते थे? विंडोज मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज मोबाइल का ही ओएस। आपके जो फीचर फोन आते हैं ना, जैसे कि आपका जियो, तो फीचर फोन के लिए अलग एक स्मार्ट, तो फीचर फोन को स्मार्ट फीचर देने के लिए एक अलग से ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया और उसका एप्लीकेशन स्टोर भी वो कौन सा है? काईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम। आपके जियो फोन में कौन सा ओएस आता है? काईओएस। याद रखिएगा कभी सवाल आए कि जियो फोन में आने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? काईओएस। स्टार कर लीजिएगा इसको। मोजिला फायरफॉक्स आता है ना दोस्तों, तो उसी ने एक फायरफॉक्स ओएस बनाया स्मार्ट डिवाइस, स्मार्टफोन और टच स्क्रीन के लिए। वो भारत का खुद का डेवलप कौन सा है ओएस है? एंड्रॉइड पे ही बनाया गया, इंडस ओएस। इंडस ओएस जो है ये आपकी 23 रीजनल लैंग्वेज को अभी सपोर्ट करता है, ठीक है दोस्तों। तो ये भारत का खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम है, कौन सा? इंडस ओएस। तो इंडिजीनियसली डेवलप्ड ऑपरेटिंग सिस्टम ही एंड्रॉइड पे डेवलप किया गया है दोस्तों, इंडस ओएस। इंडस ओएस भारत की 23 रीजनल भाषाओं को सपोर्ट करता है दोस्तों, ठीक है। तो ये स्मार्ट डिवाइसेस के लिए आपके इंडिया का खुद का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है डेवलप इंडिजीनियसली, कौन सा? इंडस ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहां तक का क्लियर हो गया होगा दोस्तों। आपके याद रखिएगा आईफोन के वर्जन कौन कौन से थे? आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम 1, आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम 2, आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम 3, फिर उसके बाद आईओएस 4, आईओएस 5, आईओएस 6 ऐसे करके आईओएस 13 तक, ठीक है दोस्तों। क्लियर हो गया यहाँ तक? इसमें कोई डाउट तो नहीं है? अगर हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा दोस्तों। अब हम हेडिंग डालते हैं एंड्रॉइड के वर्जन्स। चलिए दोस्तों अब हम पढ़ते हैं आपके सबसे फेवरेट ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड के बारे में। एंड्रॉइड अभी मोस्टली यूज होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके अलग अलग वर्जन्स हैं जैसे एंड्रॉइड 1.0, एंड्रॉइड 1.1। इनके कोई पर्टिकुलर कोड नेम नहीं थे स्टार्टिंग के 2 वर्जन के, ठीक है। इसे बहुत से लोग अल्फा और बीटा वर्जन बोलते थे। गूगल के जो डेवलपर थे, इंजीनियरिंग की टीम, उनसे पूछा तो वो बोलते कि हम तो कंपनी के अंदर इन्हें एस्ट्रो और बेंडर वर्जन कहते थे, और बहुत से लोग इसे पेटाइट 4 वर्जन कहते, पर आपकी गूगल ने खुद ने इसका कोई कोड नेम नहीं दिया, ठीक है। पर जो तीसरा वर्जन था एंड्रॉइड 1.5 उसे कपकेक दिया, ठीक है। फिर डोनट 1.6 को, एक्लेयर एंड्रॉइड 2.0 2.1 को। अच्छा याद रखिएगा दोस्तों ये एंड्रॉइड 1.6 1.5 की नंबरिंग याद करने की कोई जरूरत नहीं, आपसे पूछेगा एग्जाम में एक्लेयर किसका वर्जन है, एंड्रॉइड का, मैक ओएस का, लाइनस का, यूनिक्स का। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? एंड्रॉइड का। तो याद रखिएगा दोस्तों सवाल इस तरह से बनेंगे कि डोनट, एक्लेयर, फ्रोयो, कपकेक, किटकेट, कपकेक, किटकेट, लॉलीपॉप ये किसके वर्जन है? तो आप ये नाम याद रखिएगा, कपकेक, डोनट, एक्लेयर, फ्रोयो, जिंजर ब्रेड, हनीकॉम, आइसक्रीम सैंडविच, जेली बीन, किटकेट। किटकेट आपकी चॉकलेट आती ना, किटकेट, लॉलीपॉप, मार्शमेलो, नोगा। नोगा भी पढ़ते हैं बहुत से लोग नोगा पढ़ते हैं, बहुत से लोग नुगट पढ़ते हैं। तो नोगा या नोगट, ओरियो, पाई, एंड्रॉइड क्यू। यहाँ पे आपने देखा होगा तो ये मिठाई, डिजर्ट, स्वीट्स के नाम पे रख रहे नाम, ठीक है। डिजर्ट के नाम पे देने की स्टाइल रही है गूगल की सी से लेके ये पी तक। पर एंड्रॉइड क्यू में उन्होंने नॉमेनक्लेचर स्टाइल को थोड़ा सा क्या कर दिया? चेंज। एंड्रॉइड क्यू को क्या कर दिया? एंड्रॉइड
10। अब वो एंड्रॉइड क्यू को कोई डिजर्ट का मिठाई का नाम नहीं दिया, अब उन्होंने कहा कि हम एंड्रॉइड क्यू को क्या रेफर करेंगे, एंड्रॉइड 10। तो नोमेनक्लेचर की स्टाइल एंड्रॉइड 10 से चेंज हो गई है। ठीक है दोस्तों, आपकी एंड्रॉइड गूगल की खुद की कंपनी नहीं थी स्टार्टिंग में। 2003 में एंडी रूबिन, मैंने यहाँ पे नाम लिखा हुआ, आपके मन में होगा ये क्या लिखा है। एंडी रूबिन ने 2003 में एंड्रॉइड इनकॉर्पोरेशन की स्थापना करी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम स्मार्ट डिवाइसेस, टच स्क्रीन डिवाइसेस के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम बनाएंगे। गूगल को इस कंपनी में बहुत सारी संभावनाएं दिखी, तो गूगल ने इस कंपनी को खरीद लिया, अपने आप में मिला लिया। अब उसका वो गूगल ने क्या कहा कि आप हमारे लिए ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए, और उसका हेड किसे बनाया, एंडी रूबिन को ही। वो 2007 में सबसे पहली बार उन्होंने एंड्रॉइड वाले फोन का अनाउंसमेंट किया था। वो 2007 में सबसे पहली बार उन्होंने अनाउंस किया एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम को। 2008 में उन्होंने फोन लॉन्च कर दिया HTC ड्रीम मोबाइल को। याद रखिएगा दोस्तों, HTC ड्रीम, जिसे टी मोबाइल जीवन भी कहा गया यूएस के बाहर, टी मोबाइल जीवन, HTC ड्रीम। एंड्रॉइड पे आने वाला पहला एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम पे आने वाला पहला मोबाइल फोन कौन सा था, HTC ड्रीम। ठीक है दोस्तों, क्या हुआ 2013 तक तो एंडी रूबिन ने संभाला इसको, पर उन्होंने अपने अगले फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए इस्तीफा दे दिया, रिजाइन कर दिया, और बाद में सुंदर पिचाई जो है उन्हें एंड्रॉइड डेवलपमेंट का हेड बनाया गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक का क्लियर हो गया आपको, आशा करता हूँ पसंद आया होगा दोस्तों। अब हम भारत के पहले ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, अब आपके सामने आपके लिए भारत का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों, इंडिजीनियसली डेवलप। ये लाइनक्स कर्नल पे डेवलप किया गया है दोस्तों, बॉस को, इसलिए यहाँ पे लिखा है बॉस GNU लाइनक्स। इंडियन लाइनक्स डिस्ट्रीब्यूशन डिराइव फ्रॉम डेबियन। डेबियन वर्जन जो आता है लाइनक्स का, उस पे आधारित था ये। ठीक है, ये पहली बार 2007 में लॉन्च किया गया था दोस्तों। अभी सबसे नया वर्जन इसका 2019 में लॉन्च हुआ था, उन्नति नाम से वो वर्जन। बॉस का फुल फॉर्म याद रखिएगा आप तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। बॉस का फुल फॉर्म क्या, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशंस। बॉस का फुल फॉर्म याद रखिएगा दोस्तों, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशंस। इसे किसने बनाया था, तो इसे NRC A4SS ने बनाया था सीटेक के अंतर्गत। ये क्या है, इंडियन IT डिपार्टमेंट जो है, भारतीय विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग जो है, उससे वित्त पोषित है ये दोस्तों। इसको पूरा फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलता है इससे, और ये सीडेक के अंतर्गत काम करता है। ठीक है, तो कभी आपको ये मिले कि बॉस सीडेक ने बनाया तो सही है, गलत नहीं है। वो सीडेक का एक डिपार्टमेंट है NRC A4SS। ये सीडेक के साथ समन्वय करता है, कोऑर्डिनेट करके इन्होंने ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया। तो कभी ऐसा बोलते कि सीडेक ने बॉस बनाया तो वो सही है, हाँ गलत नहीं। सीडेक का फुल फॉर्म क्या, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। और NRC A4SS का फुल फॉर्म क्या, नेशनल रिसोर्स सेंटर फॉर फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ठीक है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल रिसोर्स सेंटर फॉर फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ठीक है दोस्तों, तो भारत सरकार ने बोस को बहुत सपोर्ट किया है, बोस को यूज भी करते हैं बहुत सारे गवर्नमेंट विभागों में। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हमें हमेशा विदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंडेंट रहना पड़ता था विंडोज पे, तो ये खुद का इंडिजीनियसली डेवलप ऑपरेटिंग सिस्टम है। हो सके तो आप खुद भी इसे डाउनलोड करिएगा नेट से। ठीक है, सीडेक का है, सीडेक उसे मॉनिटर करता है, कोऑर्डिनेट करता है। ठीक है दोस्तों, कैसा लगा आपको लेक्चर आज का, थोड़ा लंबा बन गया पर मुझे सारी डिटेल्स भी बताना थी दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस लेक्चर को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप पहली बार इस चैनल पे थे दोस्तों, पहल क्लासेस बाय हिरेन गोयल सर में, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे जाके नोटिफिकेशंस में ऑल कर दे और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।